नमस्कार दोस्तों पॉलिटिकल की क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद। तो संसद के टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं या जिनके आगे आने की संभावना है, उन प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसने पूछा कि उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली किस पर निर्भर है? जो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम किस पर निर्भर है? तो वो दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज़ पर यानी राजनीतिक दलों पर निर्भर है। संसद में एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। अपोजिशन पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है। तो कंप्लीट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर डिपेंड रहता है, राजनीतिक दलों पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में गैर सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट में जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए, पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर हैं उनमें से कुछ एक व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है। जिनको मंत्री बनाया जाता है उनको कहते हैं सरकारी सदस्य, और जिनके पास मंत्री पद नहीं होता, जो केवल संसद के मेंबर होते हैं, मंत्री नहीं होते, उनको कहा जाता है गैर सरकारी सदस्य। यानी हम सरकारी सदस्य कहेंगे मंत्रियों को और गैर सरकारी सदस्य कहेंगे मंत्रियों को छोड़कर सभी मेंबर्स को। तो गैर सरकारी सदस्य कहा जाएगा दोस्तों मंत्रियों के अतिरिक्त सभी सदस्यों को। तीनों प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार से एक एक प्रश्न को मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। उससे पहले एक बात आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न देखिए, संसद राज्य सूची के विषयों पर निम्न में से किन स्थितियों में कानून बना सकती है? देखिए, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून बनाती है। कब बनाती है? जब विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, यानी ऐसा विषय जो आता राज्य सरकार के अधिकार में है लेकिन पूरे देश के महत्व का है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, या जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो। तीनों ही कंडीशन में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी स्थितियों में, तीनों ही स्थितियों में कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, किसी संसद सदस्य को सदन की अनुमति के बिना कितने दिन से अधिक अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने पर सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है? अगर पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर कंटिन्यू 2 महीने तक यानी लगातार 60 दिन तक यदि बिना अनुमति के एब्सेंट रहता है, बिना सूचना के एब्सेंट रहता है, तो उसकी मेंबरशिप समाप्त की जा सकती है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा 60 दिन। अगर कोई 60 दिन तक कंटिन्यू एब्सेंट रहे तो मेंबरशिप समाप्त हो सकती है। अगला चौथा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 80 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितने दिन का अंतराल होना चाहिए? तो मैक्सिमम जो गैप हो सकता है 2 बैठकों के बीच में, 2 सेशन जो संसद के बुलाए जाते हैं उनके बीच मैक्सिमम गैप हो सकता है दोस्तों 6 महीने का। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 6 माह। अगला 7वां प्रश्न है, अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 105 दोस्तों संसद के विशेष अधिकारों से संबंधित है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संसदीय विशेष अधिकारों से। 8वां प्रश्न है, संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो दोस्तों जो लास्ट डिसीजन होता है वो होता है राष्ट्रपति का, यानी सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 9वां क्वेश्चन है, संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति है दोस्तों प्राक्कलन समिति। संसद की समितियों में सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। 10वां प्रश्न देखें, भारत में संसदीय समितियों का प्रारंभ हुआ। भारत में संसदीय समितियों का दोस्तों जो प्रारंभ हुआ था वो 1919 के मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के फलस्वरूप हुआ था। 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आया था उसके अंतर्गत भारत में 1921 में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। तो संसदीय समितियों का शुभारंभ दोस्तों वहीं से होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का अंग कौन है? तो देखिए, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, तीनों ही संसद के अंग हैं। अगला 12वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? पूछ रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान
कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो देखिए प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, और हालांकि 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचनात्मक, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपके सामने नहीं है, तो आंसर तारांकित और अतारांकित यानी उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला 13वां प्रश्न है, संसद के सदन में स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिए तभी स्वीकृत होता है जबकि सांसदों की एक निश्चित संख्या उसको अनुमोदित करे, अतः इसके लिए कम से कम कितने सांसदों का अनुमोदन आवश्यक है? तो दोस्तों स्थगन प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसदों का अनुमोदन आवश्यक होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 50 सांसद। अगला 14वां प्रश्न देखिए, आपातकालीन समय में संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय तक के लिए बढ़ा सकती है? तो देखिए आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में 1 वर्ष यानी 12 माह के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 माह। अगला 15वां क्वेश्चन देखें, यदि कोई सांसद किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है और अपने सांसद पद से त्यागपत्र नहीं देता तो वह कितने दिनों के पश्चात सांसद नहीं रह जाएगा? यदि कोई भी सांसद है और वह विधानमंडल का मेंबर बन जाता है तो वह, और अगर अपने सांसद के पद से भी वो इस्तीफा नहीं देता तो कितने दिनों के पश्चात उसका सांसद का पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा? तो दोस्तों 14 दिन तक, या तो वह 14 दिन में अपना इस्तीफा दे दे, वरना 14 दिन के बाद उसका जो पद है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। अगला 16वां प्रश्न है, भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो आपको भारतीय संसद के अंग पता होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग हैं, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 17वां प्रश्न देखें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करता है? तो इसे प्रमाणित करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं स्पीकर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 18वां क्वेश्चन देखें, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो संयुक्त अधिवेशन को दोस्तों संबोधित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यानी स्पीकर के द्वारा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगला 19वां प्रश्न है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है लोक लेखा समिति, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 20वां क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो देखिए सांसदों के वेतन का निर्णय किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट संसद। अगला 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोस्तों जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, जो भारत का महान्यायवादी होता है, वो भारत का महान्यायवादी, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी, वो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अटॉर्नी जनरल। अगला 22वां प्रश्न देखें, भारतीय संसद में, अब ये पूछ रहा है कि संसद में किस प्रकार के मेंबर होते हैं? तो देखिए संसद में कुछ मेंबर होते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, तो कुछ होते हैं नामांकित। जैसे लोकसभा के मेंबर होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा में 14 सदस्यों को नामांकित किया जाता है, 2 लोकसभा में किए जाते हैं, 12 राज्यसभा में किए जाते हैं। तो दोस्तों संसद में तीनों ही प्रकार के मेंबर होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित और नामांकित, यानी सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला 23वां प्रश्न देखें, भारत में संसद के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? संसद के सदस्यों का निर्वाचन होता है दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन निर्वाचन आयोग। चलिए अगला 24वां प्रश्न देखें, संसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक है? विधेयक पारित करने की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा विधेयक ठीक है? देखिए, संसद के विचाराधीन कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान होने के कारण समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा। सेकंड कथन है, यदि राज्यसभा के विचाराधीन कोई ऐसा विधेयक हो जिसे लोकसभा ने पारित न किया हो तो लोकसभा भंग होने पर विधेयक को समाप्त माना जाएगा। तीसरा कथन है, यदि विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विचाराधीन हो तो लोकसभा भंग होने पर उसे समाप्त नहीं माना जाएगा। या फिर यदि कोई विधेयक राज्यसभा के विचाराधीन हो और लोकसभा उसे पारित कर चुका हो तो राज्यसभा के स्थगित होने पर समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इन चारों कथनों में से केवल एक ही कथन सही है और वो है पहला कथन। यदि संसद के विचाराधीन कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान होने के कारण समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा। यदि दोनों ही सत्रों का सत्रावसान हो गया है तो विधेयक समाप्त नहीं माना जाएगा। फर्स्ट कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला 25वां प्रश्न देखें,
किसी संसद सदस्य पर दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता लागू कब नहीं होती? दल परिवर्तन से उत्पन्न योग्यता लागू कब नहीं होगी? केवल एक कंडीशन में लागू नहीं होगी कि यदि जिस पार्टी का वो मेंबर है उस पार्टी का ही विभाजन हो जाए। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। यदि उस मूल राजनीतिक दल में जिससे वह चुना गया था एक विभाजन हो जाए, यदि दल का ही विभाजन हो जाए तो सदस्य पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 26वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता, उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए, उच्च सदन कहा जाता है दोस्तों राज्यसभा को, और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। यानी सही आंसर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन। 27वां प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल, जीरो आवर का अर्थ क्या है? तो जीरो आवर होता है दोस्तों प्रश्नकाल, और ये देखिए प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का जो काल होता है वो कहलाता है शून्यकाल। यानी प्रश्नकाल के बाद का और कानून निर्माण के पहले, प्रश्नकाल और कानून निर्माण काल के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है जीरो आवर। तो सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। अगला 28वां प्रश्न देखें, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? कौन सा विधेयक ऐसा है जो दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए? तो वो विधेयक होता है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक। अगला 29वां प्रश्न है, निम्न में से किनको राष्ट्रपति और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? किसे राष्ट्रपति और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है? तो वो होते हैं दोस्तों राज्य विधानसभा के सदस्य। विधानसभा को कहा जाता है निम्न सदन, तो हम कहेंगे राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी मतदान करते हैं और राज्यसभा के चुनाव में भी मतदान करते हैं। 30वां प्रश्न देखें, धन विधेयक के संबंध में सही कथन कौन सा है? पूछ रहा है कि धन विधेयक के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस हैं कि धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, दोस्तों गलत कथन है। धन विधेयक को लोकसभा 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, ये कथन भी दोस्तों गलत है। राज्यसभा 14 दिन तक रोकती है, लोकसभा नहीं रोक सकती। धन विधेयक प्रधानमंत्री की सहमति से प्रस्तुत किया जाता है, ये भी गलत है दोस्तों, राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत किया जाता है। यानी सही कथन पूछ रहा है तो सही इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन सही नहीं है, तीनों ही कथन गलत है। अगला 31वां प्रश्न देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। बिल्कुल सही बात है, ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक आती है। विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों तो भी दोस्तों संयुक्त बैठक आएगी, ये भी सही है। और दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक बीत गए हों तो भी संयुक्त बैठक आएगी। यानी तीनों ही कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला 32वां प्रश्न देखें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि कोई कर संसद की स्वीकृति के बिना न तो लगाया जाएगा और न ही वसूला जाएगा? कौन सा अनुच्छेद ये बात कहता है कि कोई भी टैक्स संसद की स्वीकृति के बिना ना लगाया जा सकता ना ही वसूला जा सकता? तो ये बात कहता है अनुच्छेद 265। यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 265। अगला 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता लेकिन संसद की दोनों बैठकों में भाग ले सकता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता लेकिन दोनों बैठकों में भाग ले सकता है। अगला 34वां क्वेश्चन है, संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य क्या होता है? संसद में जो स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है उसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसका लक्ष्य होता है सरकार की किसी भी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। यानी सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और इसका कारण दिया कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब इनमें से सही कौन सा है? तो देखिए ए भी यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं क्योंकि संसद भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सबसे बड़ी संस्था है। तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। यानी आंसर होगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। अगला 36वां प्रश्न देखें, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कौन सी कंडीशन में? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं होता दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी नहीं होता,
संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए नहीं होता, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। और एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ये कथन बिल्कुल सही है। यानी कब बुलाई जाएगी संयुक्त बैठक? जब दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो जाए, यानी केवल डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, केवल डी। अगला 37वां प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम कब आरंभ हुआ? तो सूचना का अधिकार लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न देखिए 38वां प्रश्न, भारतीय संसद बनती है, यानी संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों और उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? कौन सा प्रावधान संसद के विशेष अधिकारों को दर्शाता है, ये आपको बताना है। और ये आता है दोस्तों आर्टिकल 105, जो पहले भी प्रश्न आ चुका है इसी सीरीज में, आर्टिकल 105। 40वां प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम अंतराल कितने दिन का हो सकता है? अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो हो सकता है 6 महीने का। देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, 1994 बीपीएससी, आरआरबी, एएसएम, सीजी 2002 में, 2006 में और एसएससी 2004 में। यानी कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको पता है। तो अधिकतम जो गैप हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी मैंने बताया था आपको, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। अगला 42वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आपको बताना है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो दोस्तों संयुक्त बैठक होगी वो होगी साधारण विधेयक के संदर्भ में, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये होती है दोस्तों जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद हो जाए, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला 44वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? यानी दोनों सदन जब साथ बैठेंगे तो क्या होगा? साथ बैठेंगे मतलब संयुक्त बैठक होगी, तो संयुक्त बैठक में क्या होगा? तो देखिए, संयुक्त बैठक में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं होगा, संविधान संशोधन बिल को लेकर तो संयुक्त बैठक आती ही नहीं है। एक ऐसे बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार किया जाएगा और उसे पास किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें, संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन सा विधेयक पारित होता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, वो किस प्रकार से पारित होता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ध्यान रखना विशेष बहुमत नहीं चाहिए यहाँ पर, सामान्य बहुमत द्वारा संयुक्त बैठक में विधेयक पास किया जाता है। अगला 46वां प्रश्न है जो कि IAS 1992 में पूछा गया, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो देखिए, कंप्लीट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से कॉपी किया गया है, लेकिन जो शून्यकाल है, संसद का जो शून्यकाल होता है वो भारत की देन है। इसका सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल, जो भारत की देन है। अगला 47वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से क्या कथित है? कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो संविधान में कौन सा उल्लेखित है? तो दोस्तों, संविधान में जो उल्लेखित बात है वो उल्लेखित है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यानी केवल 2। ये इसका सही आंसर है। अगला 48वां प्रश्न देखें, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये होता है संविधान संशोधन विधेयक, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्रिशंकु संसद को सही रूप में वर्णित करता है? कौन सा त्रिशंकु संसद को सही रूप में वर्णित करता है? एक ऐसी संसद जिसे में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं। ये त्रिशंकु का मतलब है कि एक ऐसी संसद जिसमें किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं हो। अगला 50वां प्रश्न है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के आवश्यक गणपूर्ति, यानी आवश्यक कोरम कितना है? तो कोरम होता है 1/10। टोटल मेंबर जितने हैं उनका 1/10 भाग। जैसे हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 545 मेंबर हैं, 545 का आप 1/10 ज्ञात करेंगे तो 54.5 यानी अबाउट 55।
कोरम होता है वह कम से कम संख्या जिनकी उपस्थिति में बैठक शुरू की जा सके, यानी अगर लोकसभा के 545 में से कम 55 मेंबर प्रेजेंट होंगे तो ही बैठक शुरू होगी, वरना बैठक नहीं हो सकती। तो कोरम होता है 1/10 भाग। अगला 51वां प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये होता है दोस्तों आर्टिकल 249। इसके अनुसार संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अगला राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर काल, प्रश्न उत्तर सत्र, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। अब ये किसके अनुसार? बिना किसी राज्य की सहमति के, यानी संसद अपनी खुद की इच्छा के आधार पर बिना किसी राज्य की सहमति के ऐसे कानून बना सकती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला 54वां प्रश्न देखें, निम्न विधेयकों में से किस एक विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ये होगा संविधान संशोधन विधेयक। 55वां प्रश्न है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसद किस तरीके से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो वो करती है दोस्तों संसदीय समितियों के माध्यम से। संसद की जो समितियां होती हैं, संसद अपनी समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। 56वां प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा मुख्य सिद्धांत है जिसके आधार पर संसदीय सरकार कार्य करती है? कौन से सिद्धांत के आधार पर संसदीय सरकार कार्य करती है? तो ये होता है दोस्तों विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायी होना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला 57वां प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो देखिए मंत्री नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री कौन होता है? सरकार का प्रमुख, यानी सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ये आपका सही आंसर है। इस सरकार के प्रमुख की जगह हम प्रधानमंत्री भी लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला 58वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसका जो वर्णन आता है दोस्तों वो आता है आर्टिकल 112, यानी अनुच्छेद 112 इसका सही आंसर है। अगला 59वां प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो ये दोस्तों एक बार इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बार। 60वां प्रश्न, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? वो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं हो सकता। ये दोस्तों हमने बात की संसद के 60 प्रश्नों के बारे में, केवल संसद की हमने बात की है। अब कल हम बात करेंगे संसद का जो उच्च सदन है यानी राज्यसभा। तो अगला टॉपिक आपका रहेगा राज्यसभा के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।